नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका देसी रंग मेरे संग के इस नए एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो राजनीतिक पटल पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो राजस्थान की राजनीति के पुरोधा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके बाबू साहब श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत की जन्मस्थली खाचरियावास गांव की बेटी है, जो बचपन से ही संघ पृष्ठभूमि के परिवार से होने के कारण सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती रही है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जो ग्रेटर नगर निगम जयपुर के वार्ड 15 की पार्षद हैं और महिला एवं बाल विकास समिति की चेयरमैन हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा से हमारे साथी संजीव शर्मा के साथ। मीनाक्षी जी, देसी रंग मेरे संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। देसी रंग मेरे संग कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से रूबरू हो रही हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर, दीपोत्सव पर, मैं इतने सारे लोगों के बीच में अपनी भावनाओं को पहुँचा पा रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से। धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, जो संगठन के साथ आपका रहा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने पूछा, मेरा राजनीतिक जीवन, मैं बचपन से ही मुझे पसंद थी ये बात कि मैं लीडरशिप करूं। लीडरशिप चाहे वो स्कूली शिक्षा के दौरान रही हो, चाहे मेरे कॉलेज के दौरान रही हो। कॉलेज शिक्षा होते ही मैंने गांव से उप सरपंच का चुनाव लड़ा और राजनीति में आने का, जैसा आपने बताया अभी कि भैरव सिंह जी बाबू साहब की देन रही है, उस मिट्टी में बसा हुआ है। किसी का प्रतिनिधित्व करना, राजनीति में आना, किसी को सहारा देना, ये वहाँ के खून में है। तो बचपन से ही रहा कि मैं राजनीति में जाऊँ, ये मेरा पैशन रहा है। आपने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो की वो वार्ड पंच और उप सरपंच से शुरू की, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसा कि संजीव जी आपने मुझे पूछा कि वार्ड पंच से मैंने शुरुआत करी, मैं आपको बताना चाहूँगी वार्ड पंच से नहीं, मैंने महाविद्यालय स्तर पर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा मैंने। और वार्ड पंच वाली जो बात रही वो ये रही कि ऐसा रहा कि वहाँ पर चुनावी माहौल था गांव में। तो एक दिन पिताजी से पूछा कि यहाँ ऐसा होता कि गांव की बहुएं चुनाव लड़ सकती, बेटियाँ नहीं लड़ सकती क्या? तो उन्होंने कहा किसी बेटी में इतना वो होना चाहिए कि उसमें वो चुनाव लड़ करके और इस राजनीतिक उसमें जीवन में आए। तो पहली बात तो ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का इतना अभाव रहता है। उसके बाद फिर आप राजनीति में आ रहे हो, तो ये बात बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर भी कैसे जैसे करके परिवार वालों को मनाया और पिताजी बहुत खुले विचारों के, बहुत स्वतंत्र विचारों के रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात का विरोध किया नहीं, अलाउ किया मुझे कि ठीक है आप चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ने के बाद मैं उप सरपंच रही। उप सरपंच बनने के दौरान चैलेंजेस देखिए, एक वही बात, ग्रामीण परिवेश में किसी महिला को आप राजनीति में देखें, बहुत अजीब बात है। उसके बाद एक ऐसी महिला जो किसी के, जैसे मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं रही है, राजनीति में कोई नहीं रहा है। मैं खुद 21 साल की होते ही मैंने चुनाव लड़ा और ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड की बात है। मतलब ऐसा रिकॉर्ड है कि सबसे कम उम्र की महिला उप सरपंच का रिकॉर्ड है मेरे नाम। तो ये भी मेरे ये उपलब्धि है और मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ये अनुभव जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि इसके माध्यम से बच्चियों को इस बारे में पता तो चले कि आप कर सकते हो। आपको अपनी बात कहने की ज़रूरत है। आपको आप जो सोचते हो वो आपको करना है। तो अनुभव बड़ा अच्छा रहा। लोग बहुत सपोर्ट करते थे और बड़ा अच्छा लगता था जब उप सरपंच के नाते मैं गांव में निकलती, लोग बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करते थे। और अगर किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए मैं चली भी गई तो मुझे महिला होने का एडवांटेज मिलता था कि बाई जी कुछ कह रहे हैं तो चलिए हम इस बात को मानते हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और संगठन में भी जब मैं उप सरपंच बनी तो मुझे संगठन ने भी मेरी गतिविधियों को देखा और मुझे बहुत अहम जिम्मेदारी दी। सीकर जिले की महिला मोर्चा की महामंत्री रही मैं। महामंत्री होने के नाते मैंने वहाँ पर खाटू श्याम जी में प्रांतीय स्तर की बैठक करवाई जो बड़ी सफल रही थी। पूरे राजस्थान की महिला मोर्चा की जो भी बहनें थी वो वहाँ आई और बहुत सफल मीटिंग हुई। और उसके बाद मुझे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी यहाँ पर लिया गया।
तो संगठन में भी मैं अच्छे से मैंने उस गतिविधि को पूरा किया। मीनाक्षी जी, आपके राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य संजीव जी, जैसा मैंने बताया कि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि समाज के लिए आप क्या कर सकते हो, दिमाग में ये बात चलती थी। और राजनीति में आकर के आपके पास इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी ताकत आ सकती है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी एक हद तक आप मदद कर सकते हैं। और मैं गांव में जब रहती थी तो बहुत सारी महिलाओं को इतना परेशान देखती थी, तो मुझे लगता था कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। गांव में सरपंच पुरुष है, सारे उप सरपंच पुरुष हैं, वार्ड पंच पुरुष हैं, या थाने में जाओ तो पुरुष हैं, तहसील में जाओ तो पुरुष है। वो महिला जाएगी कहाँ, वो किसको कहेगी? तो कोई एक जना तो ऐसा होना चाहिए कि कोई महिला ऐसी हो जिसके पास वो जाकर अपनी बात कहे और वो महिला फिर उसके संघर्ष को आगे तक पहुंचाए। और आप देखिए, हम सब जब अपने इस स्थानीय जीवन में देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति वाकई बड़ी खराब है और वो अपनी बात किसी को कह भी नहीं पाती। तो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य तो ये रहा कि मैं अपने सशक्तिकरण को देखूं और मेरे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं किस तरीके से सशक्त करूं, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहा। एक महिला होने के नाते आपको राजनीति के क्षेत्र में क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी भी करना पड़ रहा है? जी संजीव जी, आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी है कि महिला होने के नाते किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया, मैं 21 साल की उम्र में जब थी तब मैंने चुनाव लड़ा। देखिए, शुरू में तो ये हुआ कि इस बात के लिए मना किया गया कि आपको राजनीति अच्छे लोगों का, सभ्य लोगों का क्षेत्र नहीं है। आप अपना एजुकेशन में जाइए, अपनी शिक्षा पूरी कीजिए और किसी न किसी नौकरी की बात करिए। तो पहली बात तो वहाँ से ही शुरू हुई, लेकिन परिवार को समझाने में और मनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई, क्योंकि मेरा जो व्यवहार रहा है शुरू से, मैं हर किसी से मुझे बात करना पसंद है और हर किसी की समस्या, चाहे मैं उसको सुलझा पाऊँ या नहीं सुलझा पाऊँ, मैं उसकी बात को सुनती ज़रूर हूँ। और जैसे कहा जाता है कि किसी भी समस्या को सुन लो तो आधा सॉल्यूशन वहीं हो जाता है। तो घर परिवार की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आप देखिए, जब मैं राजनीति में आई, मैं अविवाहित थी, तो अविवाहित होने के नाते बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आती थी। अकेली है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, मतलब एक बहुत। और देखिए, हमारे समाज में मैं उस बात को गलत भी नहीं मानती हूँ। जब किसी की बेटी बाहर निकलती है तो 100 नज़रें उसकी सुरक्षा के लिए लग भी जाती हैं, तो वो कहीं गलत भी नहीं है, वो अपने आप में एक ठीक बात है। अभी जो चैलेंजेस सामने आते हैं वो देखिए, जैसे 2 बच्चे हैं मेरे और मुझे पढ़ने का भी शौक़ है, मुझे पढ़ाने का भी शौक़ है। मैं 17 साल से कॉलेज एजुकेशन में भी रही हूँ। अब ये है कि घर परिवार की ज़िम्मेदारियों को पूरा करना और फिर बाहर मैं जो करना चाहती हूँ राजनीति के माध्यम से, जो मेरा मेरा मिशन रहा है कि मैं राजनीति में क्यों आना चाह रही थी और मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि मैं वो फुलफ़िल कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ का मतलब नहीं है। लेकिन वो चैलेंजेस यही है, बच्चे देखिए, समय के साथ-साथ बच्चे समझदार हो जाते हैं कि मेरी माँ अगर इस बड़े काम में लगी हुई हैं, तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पति जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं और राजनीति में आने के दोबारा वापस सक्रियता के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको आना चाहिए। क्योंकि उन्होंने देखा कि घर पे बैठी भी ये 5 लोगों की बातों को सुनती है और कहीं-कहीं पहुँच जाती है। तो उन्होंने कहा, एक पद होने से उस बात की अहमियत बन जाती है। पद होने से लोग आपकी बात को सुनते भी हैं और उस कार्य को करना भी चाहते हैं। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर आदमी में इतनी इच्छा शक्ति है ना, वो उन चैलेंजेस को पार कर ही जाता है। जी। सही कह रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपके लिए कहा जाता है कि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति से, तो संघ के विचार और राजनीतिक विचारों में कैसे तालमेल बिठा पाते हैं आप? संजीव जी, आप कह रहे हैं संघ और राजनीति के विचारों में आप कैसे तालमेल बैठा के रखते हैं, या आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, संघ क्या है? संघ एक विचार है, एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं हमारे। तो संघ परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक संस्कार के रूप में संघ के विचारधारा को अपनाते हैं। संघ का विचार क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि। और मेरे पिताजी ने संघ में द्वितीय वर्ष किया हुआ है। हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे, 5-6 साल के 5-6 साल की जो मेमोरीज़ है वो मुझे याद आती हैं कि
संघ के लोग प्रवास पे आते हैं और आप देखिए उनके पास कुछ नहीं, वो सिर्फ राष्ट्र की सेवा करने के लिए रात को 10 बजे आ रहे हैं। कहाँ हमारे बहुत सुदूर गांव में भी वो कहाँ कहाँ से किस साधन में गए, भूखे प्यासे, उनके पास कोई किसी तरह का कुछ नहीं, लेकिन आप देखिए उनकी आवभगत जिस तरह से मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने, अभी तो आज देखिए लोग झुंझला जाते हैं, उस समय रात को 11 बजे भी आ रहे हैं, तो उनकी आवभगत। तो मेरी दादी ने एक बार कहा कि बेटा ये लोग जो है संघ परिवार के जो लोग हैं वो संत होते हैं। जैसे संत जो है अपने अपने धर्म की सेवा के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए घूमता है, वैसे संघ के कार्यकर्ता घूमते हैं। तो संघ तो एक विचार है, संघ एक संस्कार है। तो संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति मेरा पैशन था, राजनीति में आना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि मैं देखिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मास्टर बनना चाहता है, और आप देखिए संघ के कार्यकर्ता आपको हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो मेरा पैशन था राजनीति में आना, क्योंकि राजनीति भी तो एक सेवा का माध्यम ही है। आप क्या समझते कि राजनीति करके कि इधर उधर ये सब दंड फंद करे, राजनीति सेवा का माध्यम है। तो संघ परिवार से हूँ, लेकिन उद्देश्य राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना है। तो दोनों के विचारों में तालमेल में मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं, और अभी भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं संघ के जो भी भाई साहब हैं उनसे मैं देखिए बहुत उनका मार्गदर्शन लेती हूँ, वो और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो सहायता भी करते हैं। तो तालमेल में कभी दिक्कत आई नहीं और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। मीनाक्षी जी, पार्षद बनने के बाद में आपने जो जो काम करवाए उन्हें आप गिनवाना चाहेंगे? संजीव जी, पार्षद बनने के बाद जो मैंने कार्य किए वो उसी दिन से चालू हो गए थे जिस दिन मैं चुनाव का टिकट मिला और मैं वोट मांगने गई लोगों के बीच में। मैं जिस कॉलोनी में गई और जिस कॉलोनी में मुझे कहा गया कि देखिए लोग वोट मांगने आ जाते हैं और उसके बाद पूछते ही नहीं है, तो वहाँ खड़ी होकर के मैं डायरी और पेन रखा करती थी। उस कॉलोनी में ये पूछती थी कि आपके यहाँ की मुझे समस्या बताइए। आपको बताऊं, पहली बार मैं सरदार जी का फार्म, मेरे वार्ड में एक जगह है, बहुत गंदा एरिया हुआ करता था जहाँ पर बसें खड़ी रहती थी, लोग गोबर डालते थे, कचरा डालते थे, और वो पूरा एक कचरा गाह बना हुआ था। तो वो कांग्रेसी विचारधारा के लोग थे और उन्होंने, मुझे बुरा भी नहीं लगा, उन्होंने कहा कि देखिए क्या हालत कर रखी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगी मेरी डायरी जिसमें मैंने नोट कर लिया कि ये जगह मुझे क्लीन करवानी है। आप अगर आज के दिन वहाँ जाकर देखें, मैं चाहूँगी कि आप वीडियो के माध्यम से किसी दिन आएँ और आप उस जगह को दिखाएं। मैंने वहीं के लोगों को, जिन लोगों ने मुझे उलाहना दिया था पार्षद बनने के बाद, उन्हीं लोगों को मैंने अपने साथ कनेक्ट किया, उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके चारों तरफ फेंसिंग करवाई, और आज ग्रीन बेल्ट के रूप में इतनी सुंदर जगह हो गई वो कि जो लोग मुझे उलाहना दे रहे थे आज वो मेरे लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा प्रयास। क्योंकि मार्गदर्शन करना पड़ता है किसी चीज़ का। मैंने बहुत सारी रोड जहाँ जहाँ ज़रूरी थी, देखिए होता क्या है, रोड डली हुई है, आप उसी पर बार बार डलवा दो कि नहीं ये हमारे लोग, ऐसा नहीं होता है। जहाँ रोड की आवश्यकता है उस जगह मैंने रोड बनवाई। 450 से करीब मैंने लाइटें यहाँ लगवाई है, 2 हाई मास्ट लाइट मेरे वार्ड में लगी है। पानी के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, मेरे बहुत जगह वीडियोस भी मिल जाएंगे कि बहुत लड़ाई लड़ी कांग्रेस सरकार के दौरान। तो आप यकीन मानिए कि हर तीसरे दिन मुझे धरना देना पड़ता था। पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलवाई, मैंने बोरिंग भी करवाए हैं। मेरे यहाँ पर एक शराब का ठेका खुल गया था 9 बस स्टैंड पर, जहाँ पर बच्चियाँ भी आती है, जहाँ पास में मंदिर भी है, जहाँ पर डेयरी भी है, उस जगह शराब का ठेका खोल दिया। अब आप देखिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि बिना जन के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। मैंने वहाँ के लोगों को कहा आप बैठिए, और मुझे उस समय कोरोना था और मैं वहाँ 7 दिन तक मैंने वहाँ धरना दिया महिलाओं के साथ, और उस दुकान को बंद करवाया। पार्षद के नाते जो चीज़ें मेरी हद में थी और जो मैं कर सकती हूँ, अभी पिछले कुछ दिन पहले किसी बच्ची का केस हो गया था, तो रात को 10:30 बजे के आसपास उस बच्ची के पेरेंट्स आए और बोले कि वहाँ थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो कुछ नहीं होता, उठ के आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको उनकी मदद करनी है। मैं थाने में गई, वहाँ पर सीआई साहब से थोड़ी बहुत मेरी गर्मा गर्मी भी हुई, और मैंने उनसे पूछा कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची नहीं मिली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने प्रयास क्या किया वो तो एक बार इसके माता पिता को बताएं। तो पार्षद होने के नाते
जो प्रतिनिधित्व का हिस्सा आपका बनता है उसको कहीं भी मैं पीछे नहीं हटती, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे पुलिस स्टेशन की बात हो, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे जेडीए की बात हो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं अपनी पूरी निष्ठा से वो काम करती हूँ। तो मीनाक्षी जी, आपका जो शेष कार्यकाल है उसमें आप किन किन कार्यों को मुख्य उद्देश्य के साथ लेके चलना चाहते हैं, जिनको अपने इसी कार्यकाल में पूरा करना चाहते हैं? देखिए संजीव जी, कोई भी कार्यकाल आपने जितना कुछ सोचा है उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता। मैंने पार्षद होने के नाते जो काम किया, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है कि मैंने कार्यकाल में जितना काम मुझे करना था उतना मैंने कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक देखिए, मेरा मेन जो ड्रीम था, जो काम मैंने बताए, मैं जिस कॉलोनी में गई उन लोगों ने मुझे बताया और मैंने वो काम कर दिए। एक काम था, एनएच की एक ज़मीन पड़ी है मेरे वार्ड में 2 बीघा के करीब, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं हर तीसरे दिन विकास समिति के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके साथ एनएच के ऑफिस में जा के और वहाँ पर उनको कहा कि आप इसकी बाउंड्री वॉल बना दे, डेवलप मैं इसको करवा दूंगी। लेकिन वही बात कि जब अधिकारी ऐसे बैठे हो ना, तो वो काम करना बहुत टफ हो जाता है। उसके बाद हमारी उप मुख्यमंत्री जी के अपने उसको संभालने के बाद भी अभी हम लगे हुए हैं उसमें। वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ माफिया के लोग हैं जो भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जो बजरी माफिया है वो वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो जो ठेकेदार है उसको भगा दिया। लेकिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2 बीघा जमीन अगर एक पार्क के रूप में डेवलप होगी तो वो हमारे पर्यावरण को भी कितना कितना फायदा पहुंचाएगी और आसपास की बहुत सारी कॉलोनियों को उनसे फायदा मिलेगा। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। संघ की बात, जैसे अभी पिछले उसमें आपने कहा, संघ देखिए हमारे यहाँ संघ के भाई साहब अशोक जी भाई साहब, जो पर्यावरण का वो पूरा देखते हैं ये, तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसी चर्चा के दौरान हुआ कि नवदुर्गा वाटिका भी बनती है। नवदुर्गा वाटिका में जैसे पहली माँ है माँ शैलपुत्री, अब शैलपुत्री की जो औषधि है, हरड़ है, तो प्रतिमा और वो औषधि ऐसे करके एक नवदुर्गा वाटिका बनती है। 9 देवियों की 9 औषधियों की एक वाटिका बनती है। ये बात महापौर जी से भी हुई, हमारी आदरणीय महापौर जी डॉक्टर सौम्या गुजर जी, उनको जब ये बात शेयर की गई, उन्होंने इसको एक मिशन के रूप में ले लिया। और ये देखिए कि बात ऐसे हुआ कि कहाँ से कहाँ चल करके और मेरे वार्ड में अभी दशहरे के दिन और ये नवदुर्गा वाटिका की स्थापना हुई। तो ये मेरे लिए एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। मेरे लिए ये 2 चीज़ें ऐसी रही कि इनको मुझे करना ही करना। अभी बहुत काम करने को बाकी है। अभी मुझे हाई मास्ट लाइट लगवानी है, अभी दिवाली के बाद 13 जो नई सड़कें हैं वो बनेगी, और भी बहुत सारे काम है। जैसे पानी की समस्या, मैं चाहती हूँ मेरे कार्यकाल के दौरान मैं पानी की समस्या तो मेरे वार्ड में मैं पूरी सही करवा दूँ ताकि लोग पानी के लिए परेशान नहीं हों। जी। वर्तमान में आप नगर निगम निग्रेटर की महिला और बाल विकास समिति की चेयरमैन हैं। आप ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपको बड़ी कठिनाई लगी या बड़ी मुश्किलें आई या जिन्हें करने में आपको बड़ा ही संघर्ष झेलना पड़ा? संजीव जी, महिला और बाल विकास समिति, जैसा मैंने बताया, बचपन से महिलाओं के लिए मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो महिला और बाल विकास समिति की चेयरमैन होने के नाते ये सौभाग्य रहा कि मुझे वो समिति मिली। कांग्रेस सरकार के दौरान बहुत चैलेंज तो बहुत रहा कि पहले उन्होंने शक्तियाँ ही गायब कर दी। पहले तो उन्होंने समितियाँ ही नहीं बनने दी, कैसे जैसे करके उन समितियों को वो शक्तियाँ दिलवाई कोर्ट से जीत करके। उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो कांग्रेस सरकार ने फिर ये रहा कि नहीं, अभी आपके पास ये पावर नहीं है, ये नहीं है, तो काम करने ही नहीं दिया। कभी हमारे सेक्रेटरी नहीं होते थे, कभी हमको ऑफिसेज नहीं देने दिया, हाथ बंधे हुए थे, मतलब हाथ बंधे हुए थे, तो कुछ करने भी नहीं दिया। लेकिन होता क्या है कि आप अगर उस पद पे बैठ करके और आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो ये करने ही नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरा, जैसा मैंने बताया, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं 2007 से काम करती आ रही हूँ। तो मैं अपने छोटे छोटे काम तो मैं कर ही रही थी। उसके लिए तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे पद की आवश्यकता ही नहीं है। पद होना मेरे लिए एक और अचीवमेंट हो गया कि मैं उसके बेसिस पे काम कर सकती हूँ। लेकिन मेरा काम रुका नहीं। अब जब हमारी भाजपा की सरकार बन गई, भजन लाल जी की सरकार बन गई, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी बन गई, तो हमारे नगर निगम की समितियों को भी एक ऊर्जा मिली और हमको काम करने की एक नई दिशा भी मिली। और इसके नाते महिलाओं के लिए नगर निगम की तरफ से अभी पिछले
सितंबर से एक शक्ति वंदन प्रोग्राम के रूप में, शक्ति वंदन 2.0 जो प्रोग्राम चल रहा है काफी वो, चर्चा में। हाँ, वो आपने सुना होगा। हमने जयपुर के बहुत सारे कॉलेजेस को टच किया। पहले ये सोच रहे थे कि यहाँ इन बच्चियों को तो ये बड़ी ऐसी बच्चियाँ हैं जो शायद सब कुछ जानती होंगी, लेकिन फिर भी हमने जब उनको टच किया तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ ये प्रोग्राम करिए। तो शक्ति वंदन के माध्यम से ना सिर्फ हम उनको फिजिकली एम्पावर करते हैं, हम उनको मेंटली भी एम्पावर करना चाहते हैं, हम उनको सोशली भी एम्पावर करना चाहते हैं, हम उनको फाइनेंशियली भी एम्पावर करना चाहते हैं। और सारी एक टीम है हमारी शक्ति वंदन की, और वो महिला और बाल विकास समिति की चेयरमैन होने के नाते ये जगह जगह शुरू किया। महारानी कॉलेज में किया, कनोडिया कॉलेज में किया, हमने अलग अलग स्कूल्स में किया। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और अच्छा भी लगा। मीनाक्षी जी, अभी बैठे बैठे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आप महिला सशक्तिकरण से निरंतर प्रयासरत रही हैं और अब तक आपने लगभग 25,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है और आपके पार्षद कार्यकाल में भी लगभग 12 से 14,000 महिलाओं और बालिकाओं को आप प्रशिक्षण दे चुके हैं। ये महत्वपूर्ण विचार आपके दिमाग में कैसे और कब आया? संजीव जी, महिला सशक्तिकरण तो ऐसे मान लीजिए कि एक पैशन ही बन गया। 2006-7 में मैंने बीएड किया था रेनवाल से। जब मैं बीएड कर रही थी तो वहाँ पर हमारा लड़कियों का एक ग्रुप था जिसमें हम खाचरियावास से बाइक बस रेनवाल जाते थे बीएड करने के लिए। अब आप देखिए कि वहाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत मनचले लोगों से भी सामना करना ही पड़ता है, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी कदकाठी दी है और हमेशा ऐसा रौब रहा कि कोई ऐसे एकदम से सामने कभी आया नहीं कि कोई बदमाशी करने के लिए सामने आई गया। हमारा 5-6 लड़कियों का ग्रुप था। एक बार मैं बीमार हो गई थी तो 5-6 दिन नहीं जा पाई थी। अब जब मैं ठीक होने के बाद वहाँ गई तो वो लड़कियाँ आना बंद कर दी। मेरा जो पीयर ग्रुप था उन्होंने आना बंद कर दिया। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, भई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने जो घटना मुझे बताई मुझे बड़ा अजीब लगा। होता क्या है, शक्ति कहीं से आपको लानी नहीं पड़ती, शक्ति आप में अपने आप होती है। और जैसा कि आप जानते हैं महिला तो स्वयं शक्ति का पुंज है। अब देखिए हमारे पास बीएड में एक पॉइंटर हुआ करता था। पॉइंटर है लेकिन आपको कोई परेशान कर रहा है, उस पॉइंटर को आप भूल जाओगे। क्या वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है? मैंने कहा आप एक बार ऐसा करिए, कल आप एक बार आइए, जो मनचले हैं उनको अपन देखेंगे और अगर नहीं देख पाए तो फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। उनको जैसे तैसे मैंने बुलाया तो वो नेक्स्ट डे मैं उनके साथ चल रही थी तो वो जो लड़का था जो मेन बदमाश था वो सामने आया नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, आप लोग पीछे चलिए। अब जैसे ही मैं आगे चल रही हूँ वो एकदम से चिल्ला के और मेरे पास आई, और दीदी ये आ गया। तो हम लोगों ने पहले प्लानिंग कर रखी थी कि इनको क्या करना है। मैंने कहा एक बार शुरुआत मैं करूँगी, उसके बाद छोड़ना मत आप लोग, ठीक है? मैंने कहा ये पॉइंटर सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, इसकी मार भी बहुत अच्छी सी पड़ती है। मेरे पास छाता हुआ करता था और वो पॉइंटर, हमने उसको वहाँ रोड पे बहुत अच्छे से उसकी धुनाई करी, जो भी हमारा ग्रुप था उन लड़कियों ने। और देखिए रोड पर चलते हुए लोग क्या करते हैं कि हमको ही समझा रहे हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, हमको जानने आने में इतनी मुश्किल करके आप लोग बोलते नहीं हो। उसकी पिटाई करी। उसके बाद एक खौफ सा हो गया कि वहाँ से हमको निकलने में कभी जितना टाइम हमने पढ़ाई करी वो तकलीफ नहीं हुई। अब जब ये बात आई शक्ति वंदन वाली, आप देखिए पिछले साल मैं विद्याधर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी आए थे और उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि वर्तमान समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को सशक्त करना। होता क्या है कि मैं कैंप्स भी लगाती हूँ जगह जगह बच्चियों को। मैंने खुद ने इस उम्र में दोनों हाथों से तलवार चलाना सीखी है। हमारे मार्शल आर्ट के गुरुजी हैं कालूराम जी बुनकर, उन्होंने हमको मार्शल आर्ट सिखाई। हमारे लाठी के जो लाठी चलाना सिखाया मुझे और मेरे ग्रुप को, वो हमारे दादा बलवंत गुरु व्यायामशाला के जो मुख्य प्रशिक्षक रहे हैं, उन्होंने हमको ये लाठी चलाना सिखाया। तो जब मैं इस उम्र में सीख रही हूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं हादसा किसी के साथ हो, लेकिन हो तो उसका सामना करना आना चाहिए। और ये बात बहुत अहम हो गई। आप देखिए दिल्ली में वो निर्भया कांड हुआ था, क्या हुआ वो मतलब आप होने के बाद मोमबत्तियां जलाते रहो,
क्यों नहीं हम एक ऐसा एक जन जागरूकता लेकर के आएंगे, हाँ, हर बच्ची को इतना सशक्त कर दे कि ऐसी किसी परिस्थिति में हो। तो आजकल तो गजेट्स आ गए, फोन में आपके इतना स्पीड डायल में नंबर होना चाहिए कि आप किसी मुसीबत में आप तुरंत उसको करिए। तो है सब कुछ, लेकिन हमको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अभी कोलकाता में उस बच्ची के साथ जो हुआ आरजी मेडिकल कॉलेज में, वो घटना कितना स्तब्ध कर देने वाली है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं, एक समय बाद भूल जाते हैं। मैं इन चीज़ों को भूलती नहीं हूँ और एक सतत रूप से मेरे साथ ये चलती रहती है। दिल्ली में एक वो लड़की थी जिस पर चाकुओं से गोद के उस लड़के ने उसको मारा। और आप देखिए समाज की उदासीनता देखिए कि किसी बच्चे के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो रही है, एक जना भी उस लड़के को पत्थर मारता और सारे एक साथ मिलकर के उस लड़के का मुकाबला करते तो क्या उस लड़के की जान नहीं बचती। तो होता क्या है कि आपको जन जागरूकता लानी पड़ेगी। जैसे सफाई आपका काम है, वैसे ये घटनाओं का सफाया करना भी आप ही का काम है और इसके बारे में किसी ना किसी को बात करनी पड़ेगी। और मैंने इस चीज़ को ऐसे बना रखा है, भाई मैं छोटे छोटे कदम रखूंगी, लेकिन उन छोटे छोटे कदमों से मैं इस एरिया को तो पूरा नाप दूंगी। मीनाक्षी जी, हाल ही में एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर एक संपादक एंकर ने हवा महल विधायक श्री भालमुकुंदाचार्य जी के ऊपर टिप्पणी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय चैनल के मशहूर एंकर रजत शर्मा जी ने हमारे हाथोस धाम के महाराज भालमुकुंदाचार्य जी पे जो टिप्पणी करी, वो थोड़ी सी असहनीय लगी। आप देखिए कि रजत शर्मा जी जैसा टैलेंटेड एंकर जो एक खुद स्वयं एक न्यूज़ चैनल को चला रहे हैं, वो बिना तथ्यों की जानकारी के इस तरह के कमेंट, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं और महाराज कोई आज विधायक बन गए उसके बाद से उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चालू नहीं किया है। महाराज तो पहले भी हिंदुत्व की बात करते थे। धर्मगुरुओं की सभा में ये है तो हिंदुत्व की बात तो हम करेंगे ही। अब हो क्या गया, पहले हम बोलते नहीं थे और अब किसी न किसी ने बोलना चालू किया है। वहाँ जो उस जगह की बात करी, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा। वहाँ कुछ महिलाएं खड़ी थी, वो कह रही थी कि हमारा इधर से निकलना दुर्लभ है। वहाँ जो बोर्ड लगा वो रातों रात लगा। अगर वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप रातों रात बोर्ड लगा रहे हो? या हो सकता है परिस्थिति कुछ भी रही होगी, लेकिन उसका कोई जांच पड़ताल तो हो। आप ऐसे ही एक न्यूज़ चैनल के एंकर हो और आप उन पे टिप्पणी कर रहे हो कि छुट भई ये नेता, बड़ी बड़ी असहज लगी और असहनीय लगी। वो हमारे हिंदुत्व का एक चेहरा है और हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं और वो समय समय पर गलत चीज़ों को रेज करते हैं। हमारे जैसे आप देखिए जयपुर के परकोटे में, ये तो छोटी उत्तराकाशी है। ये तो आप देखिए कि छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ कर और वहाँ पर किस तरह की गंद मचा रखी है इन लोगों ने। तो महाराज तो वहाँ जाकर उस गंदगी को साफ करने में लग रहे हैं और आप देखिए रात को उठकर थाने में चले जाते हैं, जनाना हॉस्पिटल जो है वहाँ जा रहे हैं, तो करना चाह रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। इस तरह के एंकर्स अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो कोई पब्लिक को सब पता होता है, देखिए जनता सब जानती है। तो मुझे तो बड़ा गलत लगा। हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री जो स्थानीय विधायक हैं और महिला होने के नाते, मीनाक्षी जी आपको उनसे क्या क्या संबल मिला या क्या योगदान रहा? देखिए, हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री विद्याधर नगर विधानसभा की विधायक है और एक महिला विधायक होने का हमको कितना फ़ायदा मिला। एक विधानसभा क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वो इतनी एक्टिव है, लोग हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी इतनी कनेक्टेड है कि ऐसे है जो लगता ही नहीं है। और महिला होने के नाते तो मुझे तो इतना वो लगा कि वो दूर खड़े हैं और आंखों से देख के पहचान जाते हैं कि भाई इनको कोई ना कोई ऐसी असुविधा है या इनको कोई काम है और वो बुला करके खुद से पूछती हैं। विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय है और उप मुख्यमंत्री होने के नाते विद्याधर नगर विधानसभा में जितनी भी परेशानियां थी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, आप देखिए इस एक साल में उन्होंने जो काम किए हैं, मतलब मैं आपको गिनवा भी नहीं पाऊंगी, इतना काम किया उन्होंने। और लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहती है और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इस बात के लिए
हमेशा तत्पर रहती हैं। और आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण इससे अच्छा और क्या होगा। मेरे तो पहले मैं बताऊं आपको, जब विद्याधर स्टेडियम में प्रोग्राम जब किया था तब उनको टिकट मिली थी और वो उनका पहला प्रोग्राम था इस विधानसभा क्षेत्र में, पहला प्रोग्राम था, पहली पब्लिक गैदरिंग को उन्होंने संबोधित किया। तो मेरे लिए तो बहुत आशीर्वाद भी रहा और मुझे जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे एक मैसेज उनको छोड़ना होता है और मेरा काम हो जाता है। मोदी सरकार ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए 33% आरक्षण का बिल पास किया। इस पर मीनाक्षी जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए संजीव जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो मान बढ़ाया है उसके लिए देश का हर नागरिक इस बात के लिए उनका आभारी है। और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने जो किया है, आप देखिए उन्होंने कितनी योजनाएं चलाई है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, चाहे आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ले लीजिए, चाहे आप सुकन्या योजना ले लीजिए, चाहे आप सुरक्षित मातृत्व योजना ले लीजिए, चाहे आप लखपति दीदी योजना ले लीजिए, सिलाई मशीन योजना ले लीजिए। क्या योजनाएं नहीं है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए नहीं है। आप 3 तलाक की बात करिए, 3 तलाक से जो निजात दिलवाई है उन्होंने हमारी मुस्लिम बहनों को, तो हर मुस्लिम बहन जो है वो आभारी है प्रधानमंत्री जी की। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। 500 साल से हम जिस संघर्ष को लड़ रहे थे, राम जी का मंदिर वहाँ पर बने और भव्य राम मंदिर बनवाया और आज देश का हर नागरिक इस बात के लिए लालायित है कि वो दर्शन करे रामलला के। प्रधानमंत्री जी जिस बीड़े को उठाते हैं ना, उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो उनके अलावा कोई इस बात को समझ नहीं सकता। उन्होंने 2047 का जो विजन देखा है, बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी, मैं तो ये कहती हूँ। उन्होंने जो 33% आरक्षण राजनीति में उन्होंने जो बिल पास करवाया, ये आने वाले सालों में आप देखिएगा कि महिलाओं को सशक्त करने का एक अहम कदम होगा। आज नहीं होगा ये, मैं कहती हूँ आपको, आज नहीं होगा, लेकिन बात की शुरुआत होनी चाहिए और वो मोदी जी ने की। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने स्वच्छता की बात शुरू की, उन्होंने झाड़ू उठाई। ऐसा थोड़ी ना था कि मोदी जी को खुद को सफाई करनी थी, लेकिन आज देश का बच्चा भी इस बात के बारे में बात करता है कि साफ सफाई होनी चाहिए। स्वच्छ भारत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात उन्होंने कही, आप देखिए गांव के दूर ढाणियों में भी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होनी चाहिए। तो ये बात कैसे होती है राजनीति में? अभी तक होता क्या था, किसी की बहन राजनीति में आई है क्योंकि भाई एक सक्रिय राजनीति में अपना रोल अदा कर रहा है, पति रोल अदा कर रहा है, पिता रोल अदा कर रहा है, लेकिन सीट महिला आ गई तो उनकी पत्नी लग जाएगी, उनकी बहन आ जाएगी या उनकी बेटी आ जाएगी। यही होता है। आज क्या होगा जब 33% रिजर्वेशन राजनीति में मिलेगा, तो जो महिलाएं स्वयं अपनी जगह बनाना चाहती है उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और आगे से पार्टियां कहेगी कि आइए और ये सीट आपके लिए और आप इसको देखिए। तो अभी नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। बहुत अच्छी बात की आपने जी। मीनाक्षी जी, आपका इतना समय लिया, लेकिन कुछ समय और लेना चाहूँगा। आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा कि राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है, जो आपका प्रेरणा का स्रोत रहा है? राजनीति में आप संजीव जी रोल मॉडल की बात करते हैं, तो जब मैं राजनीति में आने का मेरा जो मन बना वो हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी को देख करके बना। मैं सच बताऊं, उनका व्यक्तित्व देख करके मैं इतना अभिभूत हुई कि ऐसी भी दमदार महिला होती हैं। मतलब आप कहें कि वो कार्यकर्ताओं के साथ जब मिल रही हैं तो वो ऐसे मिल रही है जैसे उन्हीं के परिवार की सदस्य हैं। और जब वो किसी अधिकारी से बात करती हैं तो वो रौब देख करके लगता था कि अधिकारी सीधा खड़ा रहेगा। और वो जब बोलती थी और वो काम नहीं हो तो पूरे राजस्थान को उन्होंने जैसे पकड़ रखा था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि एक महिला के रूप में ऐसा नेतृत्व राजस्थान को मिला था। तो उनसे मैं बहुत बहुत प्रभावित रही। दूसरा व्यक्तित्व मैंने जो देखा जिनका तो कोई सानी हो ही नहीं सकता, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी से जब मैं दिल्ली उनके निवास पर मिलने के लिए गई, वो मुलाकात मेरी पहली थी। और वो पहली क्या, शायद मैं जब तक जीऊँगी तब तक वो मुलाकात मैं भूल नहीं सकती। अविस्मरणीय। अविस्मरणीय।
इतना प्यार, इतना स्नेह उन्होंने, मैं उस समय मैंने बताया मैं राजनीति में आई थी और अविवाहित थी, तो उन्होंने जो स्नेह मुझे दिया कि बेटा एक गांव में रहने वाली बच्ची यहाँ तक आई, तो मैं तो इस बात को लेकर इतनी इम्प्रेस हूँ कि तुम दिल्ली आने तक की भी बात सोच रही हो। तो उन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें साझा करी। ये मैं बताऊँ, इंटरव्यू आज हो रहा है, उस समय उन्होंने मुझे बहुत पूछा कि तुम आगे जाके करना क्या चाहती हो? तो मैंने उनको यही कहा था कि मैम महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करना चाहती हूँ और सही मायनों में जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो देखिए मेरे हिसाब से सही महिला सशक्तिकरण क्या है कि राजनीति में उस ऊंचाई पर बैठे पद पर जो महिला बैठी है जी। उसको अपनी नज़र से जो सबसे लास्ट में जो महिला खड़ी है वो दिखे और उसका दर्द महसूस हो और उस महिला को बुला करके वो महिला पूछ ले कि बता तेरी तेरी पीड़ा क्या है। मीनाक्षी जी, आपने ये बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, जी, जी। और अंत में जाते जाते आप दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अंत में एक बात और कहना चाहूँगी आपके दर्शकों को कि हर व्यक्ति मन में इस भाव को लेकर चले, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। भारत माता के चरणों में हम अपनी तरफ से क्या समर्पित कर सकते हैं, उस बात की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम देश की सेवा में लगें और जुट जाएं। बहुत सुंदर हमारा जयपुर है, इस जयपुर की सुंदरता में और चार चांद लगे, यही शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दिवाली दर्शकों की को भी बहुत देना बहुत चाहती हूँ। शुभकामनाओं के साथ माँ लक्ष्मी मीनाक्षी आप पर जी कृपा से बरसा के रखें। विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।